हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपने लास्ट वीडियो बनाया था सेंट्रल डोगमा का, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। क्योंकि सेंट्रल डोगमा में 3 प्रोसेस है, तो तीनों जो प्रोसेस है वो डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का या सेंट्रल डोगमा का जो टॉपिक है, वो आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, लाइफ साइंस की, बॉटनी, जूलॉजी या किसी भी लैब असिस्टेंट से लेकर आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या नेट, इन सभी एग्जाम के अंदर सेंट्रल डोगमा के ऊपर क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 फिक्स पूछे जाते हैं। सेंट्रल डोगमा एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि डीएनए एप्लीकेशन है, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स हैं, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का रेगुलेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा है, लैब असिस्टेंट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक। तो यहाँ पर आज अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहला टर्म आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कोई भी, या फिर अपन कहें डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बायोलॉजिकल या मोलिकुलर प्रोसेस बाय विच डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल copied into 2 identical double standard डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। कोई भी ऐसी प्रोसेस हो, बायोलॉजी की ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, अपने जैसे 2 मॉलिक्यूल का अगर वो फॉर्मेशन कर दे, या 2 मॉलिक्यूल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखें, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल की अगर 2 कॉपी प्रिपेयर हो जाए, सेम आइडेंटिकल कॉपी होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो यहां पर 2 क्या बनी है, ये आइडेंटिकल कॉपी बनी है। आइडेंटिकल कॉपी, ये 1, 2 और 3, तो 2 आइडेंटिकल कॉपी होगी किसकी, इस डीएनए की। यहां पर अपन बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है, डीएनए रेप्लिकेट क्यों करते हैं। तो यहां पर अपन देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन की आवश्यकता प्रत्येक सेल के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले बेसिक से अपन स्टार्ट करें कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक क्या है, जेनेटिक मॉलिक्यूल है। प्रत्येक लिविंग सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है।
प्रत्येक जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए के अंदर उस ऑर्गेनिज्म की जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर हैं या आनुवांशिक जो गुण हैं, वो सभी गुण जो हैं वो किन के अंदर कैरी करते हैं, वो होते हैं डीएनए के अंदर। तो जो डीएनए होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की जो गुण हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक बेसिक यूनिट है डीएनए, उसकी इनहेरिटेंस की जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। डीएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जैसे अपन बात करें यूकेरियोट्स, तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर अपन बात करें क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा बात करें अपन यूकेरियोट्स में, सेकंड अपन बात करें कि 2 सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर भी क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए की उपस्थिति है कि डीएनए कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक तो न्यूक्लियस में मिलता है और एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। दूसरी चीज अपन बात करें प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस अपन कहें एब्सेंट होता है, या फिर अपन कहें न्यूक्लियस जो है वो अनडेवलप्ड होता है, प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होता है, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियस ना बोलकर अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। कई बार ऐसे टर्म पूछा जाता है कि न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोइड क्या है, एक अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो है कि अपन कहे एंसेस्टर है, पूर्वज है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनका क्या होता है, अभाव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड जो है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोइड किसमें देखने को मिलता है, खास तौर से बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो डीएनए है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वायरस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई है कि डीएनए के बारे में, डीएनए होता क्या है। अब अपन बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आए थे। सबसे पहले ये प्रूफ किया गया था डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब जैसे ही डीएनए की डिस्कवरी हुई थी उसी के बाद में डीएनए को बताया गया कि डीएनए जो है एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। तो जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा। तो ग्रिफिथ ने ये सबसे पहले प्रूव किया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर ट्रांसफर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल द हेरिडेटरी करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो इन्होंने डीएनए के बारे में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बताया था। वो प्रूफ किसने किया था, एक्सपेरिमेंटली। तो अपन बात करें ग्रिफिथ ने सबसे पहले ये बताया था। उसके बाद में डाउट क्लियर हुआ या डाउट आया माइंड के अंदर कि जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनने वाली जो अगली सेल है या सेल डिवाइड जब होती है तो दोनों सेल के अंदर जो डीएनए है वो कैसे देखने को मिलते हैं, सेम आइडेंटिकल कॉपी देखने को मिलती है। तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है या डीएनए अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, तो यहां पर एक कंसेप्ट आया, हाउ टू
इंक्रीज नंबर ऑफ डीएनए। डीएनए की संख्या बढ़ती कैसे है ड्यूरिंग सेल डिवीजन? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक लिविंग कैरेक्टर होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें एक मल्टीप्लिकेशन करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, अपनी संख्या को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है। और प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या डीएनए ट्रांसफर होते हैं। और डीएनए कब ट्रांसफर होते हैं? जब उनकी कॉपी संख्या बढ़ेगी। अगर कॉपी संख्या नहीं बढ़ेगी तो आने वाली जनरेशन नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी सेल के सर्वाइव करने के लिए उनका जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सामने आया कि हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ डीएनए इन ए सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आया कि डीएनए जो है वो क्या करता है, डीएनए अपनी कॉपी को क्या करता है, इंक्रीज करता है बाय रेप्लिकेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डीएनए अपनी संख्या इंक्रीज करता है बाय मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां पर आए कि रेप्लिकेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रेप्लिकेशन करता कैसे है, डीएनए की रेप्लिकेशन के मेथड कौन से हैं, मेथड या तो इस डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए 3 मॉडल या मेथड दिए गए। तो यहां पर सबसे पहले 3 मेथड जो है वो रेप्लिकेशन को समझने के लिए दिए गए थे कि रेप्लिकेशन किस मेथड के द्वारा होता है। और सबसे पहले ये जो मेथड है वो किसके अंदर दिए गए थे, ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ये प्रूफ किया था कि डीएनए में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है या कौन से मेथड से होता है। आगे अपन उन मेथड्स की बात करते हैं पहले कि वो मेथड कौन से हैं। इन चीज़ों को एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको हल्के से सिर्फ समझना है। क्लास लेते वक्त ही आप इसको आराम से समझ जाओगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्यों होता है और किस प्रकार से इनकी मॉडल्स ये दिए गए थे। जैसे रेप्लिकेशन के मॉडल की अपन बात करें, सबसे पहला जो मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अगला अपन बात करें कंजर्वेटिव मॉडल। थर्ड की अपन बात करें डिस्पर्सिव मॉडल। तो आपके सामने 3 प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन किस किस मेथड से प्रस्तुत करता है या किस किस मेथड से डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। उनमें से सबसे सर्वमान्य कौन सा मॉडल रहा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है वो सबसे क्या रहा, सर्वमान्य रहा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल के बारे में अपन तीनों के बारे में एक कंसेप्ट बाद में एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा आपको सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड अपन सिंपल सा देखें कि इन्होंने बताया कि कोई भी एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड हैं। ये 2 स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन होता है तो ये तो क्या होते हैं, ओल्ड स्ट्रैंड, और इन स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। मतलब जब डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर एक तो ओल्ड स्ट्रैंड रह जाएगा
और प्रत्येक ओल्ड स्ट्रैंड पर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एक तो न्यू और ये ओल्ड स्ट्रैंड। इसका मतलब प्रत्येक जो डीएनए मॉलिक्यूल बना है ये मॉलिक्यूल इसी की आइडेंटिकल कॉपी है, लेकिन न्यू बनने वाले स्ट्रैंड जो डीएनए है न्यू कॉपी, उन कॉपी में एक तो रहेगा ओल्ड स्ट्रैंड और एक रहेगा न्यू स्ट्रैंड। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये क्या होती है, एक हाइब्रिड कंडीशन होती है, एक न्यू और एक ओल्ड स्ट्रैंड की, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये एक मेथड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेमी का मतलब है आधा कंजर्व रहता है, कंजर्व का मतलब है आधा जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो का वो बना रहता है और आधा न्यू होता है। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहलाई, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा तो सेम और आधा न्यू स्ट्रैंड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो ये कहता है सेमी। अब आगे अपन बात करें कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसका रेप्लिकेशन होता है उसमें ओल्ड स्ट्रैंड जो है वो तो ओल्ड का ओल्ड बना रहता है, जबकि बनने वाले जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, कंप्लीट न्यू स्ट्रैंड होता है। मतलब दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही कैसे रहेंगे, नए के नए रहेंगे, और पहले वाले जो दो स्ट्रैंड है वो कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों ओल्ड रहेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें इस मेथड में ये कहता है ये क्या है, एक स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इसका क्या किया आपने, रेप्लिकेशन किया है। रेप्लिकेशन करते ही यहाँ पर एक तो बनेगा ये स्ट्रैंड और एक बनेगा न्यू स्ट्रैंड। अब देख लो, इसका मतलब कंजर्वेटिव का मतलब है जैसा पेरेंटल डीएनए है वैसा का वैसा बना रहेगा, लेकिन बनने वाला जो होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट न्यू होगा, और दोनों स्ट्रैंड उसके क्या होंगे, न्यू स्ट्रैंड। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, बनने वाला न्यू, और जो ओल्ड है वो कह रहा जाता है ओल्ड। ये सर्वमान्य मॉडल नहीं है, इसको ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला गया। क्यों? क्योंकि जब भी डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है तो प्रत्येक एक स्ट्रैंड के ऊपर एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है और उसके ऊपर एक नया डीएनए का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया जाता है, लाइक एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसलिए इस मेथड को मान्यता मिली, इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। अगला अपन बात करें डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड ये कहता है कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो जब रेप्लिकेट करता है तो नया स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड के छोटे छोटे जो पैचेज होते हैं, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं, उन फ्रेगमेंट्स के रूप में इनका क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। लाइक एज अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं जिसमें कुछ ओल्ड स्ट्रैंड रहते हैं और कुछ न्यू स्ट्रैंड रहते हैं, उसी प्रकार से सेम इसमें अपन बात करें कि ये एक ओल्ड स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। इसका जब रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर दो डीएनए देखने को मिले। इस प्रकार से इसमें दो जो कॉपी बनी है इस प्रकार से, तो इनमें कुछ जो फ्रेगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यू स्ट्रैंड होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं। इस प्रकार से जैसे अपन बात करें
इस प्रकार से। इसके अंदर कुछ जो है वो तो न्यू फ्रेगमेंट और कुछ है वो कैसी है, ओल्ड फ्रेम या ओल्ड स्टैंड। तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये जो बनते हैं इसके अंदर कैसे बनते हैं, पैच वर्क। इसके अंदर छोटे छोटे पैच वर्क देखने को मिलते हैं। और सेमी कंजर्वेटिव के अंदर अपन बात करें तो एक न्यू स्ट्रैंड और एक ओल्ड स्ट्रैंड का कॉम्बिनेशन बनता है। कंजर्वेटिव की अपन बात करें तो कंप्लीट एक ओल्ड रहता है और कंप्लीट एक न्यू रहता है। और डिस्पर्सिव मेथड की बात या मॉडल की बात करें तो इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या पैचेज देखने को मिलते हैं कि छोटे छोटे पैचेज हैं वो ओल्ड के दिखेंगे और कुछ पैचेज है वो न्यू के दिखेंगे, जबकि ये भी कोई पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। तो इनमें से सर्वमान्य जो मेथड है वो कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। आपको समझने वाला जो कंसेप्ट है ये तीनों मैंने बता दिए। समझने वाला कंसेप्ट है कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तो अपन इसमें बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड की बात। तो यहाँ पर अपना मेथड आ जाएगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो कंसेप्ट है या जो एक्सपेरिमेंटल है, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किसने किया था। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का जो प्रूफ है वो किया था मेसेल्सन एंड स्टेहल। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था इन 1958 में मेसेल्सन एंड स्टेहल ने 1958 में इनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था। इन्होंने एक यूज में लिया था, यूज आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, छोटे जो भी एग्जाम हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर कौन सा आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज में लिया गया था। तो 15N जो है उसको क्या लिया गया था, यूज में लिया गया था। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं N15। इस N15 रेडियो आइसोटोप को यूज में लिया गया था। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है सेमी कंजर्वेटिव मेथड का, जो मिसेल्सन स्टेहल्स एक्सपेरिमेंट है वो किसके अंदर किया गया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के अंदर। जैसे ही इन्होंने प्रूफ किया कि इस प्रकार से सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, उसी के बाद में एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। टेलर और उनके साथियों के द्वारा, टेलर इटियोल के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट किया गया था विशिया फेबा पर। विषय फेबा पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है, सबसे पहले तो अपने को पता है मेसेल्सन स्टेफल ने किया था और किसके अंदर किया था, ई कोलाई को। लेकिन कई बार अगर अगला कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो विषय फेबा के ऊपर किसने किया, या फिर टेलर ने भी एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, या विषय फेबा के ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये भी सेमी कंजर्वेटिव का मेथड आपको याद में रखना है। क्वेश्चन बनता है कौन सा रेडियो आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज में लिया गया था। तो इसमें दो नाइट्रोजन के एग्जाम्पल नाम आता है N15 और N14। तो आपको याद रखना कौन सा यूज में लिया गया था, N15, क्योंकि N14 जो होता है वो नेचुरल कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, मतलब पाया जाता है। इसलिए जो यूज में लिया गया था वो कौन सा था, N15 था।
सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया को लिया, इन्होंने क्या लिया, ई कोलाई को लिया। ई कोलाई को इन्होंने क्या किया, कल्चर किया, और जब कल्चर किया इनके डीएनए को आइसोलेशन किया। इनके जो डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद में इनको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज। तो इन्होंने सबसे पहले अपन देखें, ई कोलाई को क्या किया, कल्चर किया। कल्चर करने के बाद इन्होंने डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में उनको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में डीएनए का अपन बात करें, जैसे यहाँ पर एक बैंड प्राप्त होता है इस प्रकार से, डीएनए का एक क्या होता है, आपको बैंड प्राप्त होता है। इस डीएनए में एन कौन सा था, 14 था। ये नेचुरल कंडीशन की बात करें अपन, ई कोलाई की एक नेचुरल कंडीशन है। इस नेचुरल कंडीशन में N14 जो था वो नाइट्रोजन था, इसके अंदर प्रेजेंट था। तो अब इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। ये तो पहला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो नेचुरल कंडीशन थी। अब इन्होंने क्या किया, पहली बात तो ये है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, डीएनए का सेंट्रीफ्यूज डीएनए का, वो किसकी सहायता से किया जाता है, तो इसमें सीजियम क्लोराइड, ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की सहायता से इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। काफ़ी बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी भी डीएनए को आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, डीएनए को आइसोलेट करते हो, तो कौन सा ग्रेडियंट यूज में लेते हो, तो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट यूज में लिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ का, तो आप याद रखना, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड को यूज में लिया गया था। सेकेंड अपन बात करें, इसमें जनरेशन फर्स्ट की अपन बात करें, ये जनरेशन कैसी थी, 0 जनरेशन थी। यहाँ पर जनरेशन अपन फर्स्ट की बात करें, जनरेशन फर्स्ट। इस जनरेशन फर्स्ट में इसने क्या यूज में लिया, यूज्ड N15 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इसको क्या किया, इसने यूज में लिया। यूज में लेने के बाद में इसमें बैक्टीरिया को क्या करवाया, कल्चर करवाया। कल्चर करवाया। कल्चर करवाने के बाद में इसमें क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को सेपरेट किया, और डीएनए को क्या करवाया, मतलब सेंट्रीफ्यूज करवाया। यहाँ पर अपन देखें, इससे इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर ये बैंड बना था जो N14 का था। यहाँ पर इसने क्या किया, डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करवाया, या फिर अपन पहले इसको देख लिए की बात है। तो जो N14 का जो बैंड था वो कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। ये था N14 का। अब इसका जो इन्होंने करवाया है, इन्होंने भी सेंट्रीफ्यूज करवाया और बैंड को देखा, तो एक बैंड प्राप्त हुआ इनको। यहाँ पर एक बैंड प्राप्त हुआ जो थोड़ा सा कैसा था, नीचे था।
यहाँ पर बैंड प्राप्त हुआ, जबकि अगर ये N14 का ही होता तो ये बैंड कहाँ प्राप्त होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि बना कैसा, यहाँ पर बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैंड बना है, ये बैंड कैसा था, हाइब्रिड बैंड था। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर N15 और N14 दो स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल थे, जिसमें से ओल्ड स्ट्रैंड तो कैसा था, N14 था। इसमें एक स्ट्रैंड आपने रेडियो आइसोटोप डाल दिया, कौन सा, N14, जो इनकॉर्पोरेट हो गए जनरेशन के दौरान, कल्चर के दौरान। तो यहाँ पर एक बैंड तो बन गया N14 का, एक बैंड बन गया N15 का। तो ये जो हैवी बैंड होता है, N15 कैसे बन गया है, हैवी। और हैवी बैंड होता है वो N14 से क्या बनेगा, थोड़ा नीचे बनेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज को अपन देखते भी हैं कि जितना मटेरियल हैवी होता है, जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जो बैंड है वो नीचे की तरफ बैठने लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी प्रकार से बताया है कि N14 का बैंड ऊपर बनता है और हाइब्रिड का बैंड है वो नीचे बनता है। आगे इन्होंने क्या किया, थर्ड जनरेशन ली। थर्ड जनरेशन, इस थर्ड जनरेशन में इन्होंने इसको बैक्टीरिया को वापस कल्चर किया। और यहाँ इन्होंने देखा डीएनए आइसोलेट, अब N15 जो है इन्होंने और ऐड नहीं किए। इसका मतलब इस जनरेशन में N15 ऐड नहीं किए हैं, तो N15 जो है वो लिमिटेड रह गए। यहाँ पर जो बैंड है इसमें क्या रह गई, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन तो है ऐसी, ये कंडीशन कैसी है, ऐसी है। लेकिन ये कंडीशन कैसी थी, यहाँ पर ये कंडीशन थी, एक कैसा था N15 और ये कैसा था N14, इसलिए हाइब्रिड था। अगली जनरेशन की अपन बात करें, इस जनरेशन की अपन बात करें, इस प्रकार से एक बैंड तो बनेगा हाइब्रिड, और एक बैंड बनेगा नॉर्मल। इस प्रकार से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब ये तो रहेगा हाइब्रिड, जिसमें N14, N15 और ये जो रहेगा वो N14 का नया बन गया। इसका मतलब अगर इसका रेप्लिकेट अपन ने किया तो एक स्ट्रैंड कैसा है, ब्लैक, मतलब ओल्ड, और इस ओल्ड के ऊपर और एक स्ट्रैंड कैसा है, 15 वाला है, ये 15 वाला। अब N15 अपन ने 14 जो है 15 है वो डाला नहीं, तो यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे, और यहाँ पर भी दोनों पे कैसा हो गया N14। मतलब एक स्ट्रैंड तो बन गया प्योर N14, N14, N14 और ये कैसा बन गया N15। मतलब एक स्ट्रैंड कैसा चल रहा है अभी, हाइब्रिड चल रहा है, और एक कैसा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। इस प्रकार से इन्होंने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे जैसे इन्होंने जनरेशन को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे जो N15 है इनकी स्ट्रैंड की संख्या क्या होती गई, कंटिन्यू
कम होती गई और कंटिन्यू बढ़ती किसकी गई, N14 की संख्या बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने रेडियो आइसोटोप डालना बंद कर दिया और रेडियो आइसोटोप का ये जो स्ट्रैंड है वो हमेशा लास्ट तक मेंटेन रहता है और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे ये खत्म होने लगता है। इस प्रकार से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से चौथे या पाँचवीं जनरेशन के अंदर देखा कि एक स्ट्रैंड जो है वो हाइब्रिड का देखने को मिलता है और टोटल जो डीएनए है वो कैसे देखने को मिलते हैं, नॉर्मल स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो कौन सा फॉलो करता है, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव मेथड और मिसेल्सन एंड स्टेफल एक्सपेरिमेंट 1958 में दिया गया था। ई कोलाई के अंदर दिया गया था। रेडियो आइसोटोप कौन सा यूज में लिया गया था, N15 यूज में लिया गया था। और इसी को दूसरा जो विसिया फाबा के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो टेलर और उनके साथियों के द्वारा किया गया था, टेलर एटियोल के द्वारा। तो इस प्रकार से ये इसका मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आया होगा। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद में ट्रांसलेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं साइंस के वो अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको किसी प्रकार की हेल्प होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, कैसा रेस्पॉन्स आपका, कैसा क्या लगता है आपको। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।